अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम जिसकी हमने फार्मूलेशन की थी वो निस्बतन आसान और इजी टू फार्मूलेट था। आज हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम। प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम में उसमें जो क्वेश्चन है या जो हमारे पास जो मसला या प्रॉब्लम है जो हमें कंपनी ने दिया है और हमने इसको फार्मूलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो यूं है कि एक कंपनी है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करती है। अब उस कंपनी को कोई ऑर्डर मिला है और ऑर्डर वो इस तरह से मिला है कि वो 4 महीनों में इस कंपनी ने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। और फुलफिल इस तरह से करना है कि पहले महीने में उस कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट्स यानी बनानी है, यूनिट्स बना के देने हैं, और दूसरे महीने में 800 और तीसरे महीने में 1200 और चौथे महीने में 900 यूनिट्स बनाएगा और उसका यानी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर सुन लें कि एक कंपनी है वो एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, से हम ये कह दें कि कोई बाल पॉइंट बनाती है, और उसकी जो डिमांड है, जो लेने वाला जो है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे 4 महीनों में मुझे 1000 बाल पॉइंट्स पहले महीने में दें, दूसरे महीने में 800, तीसरे महीने में 1200 और चौथे महीने में 900। और जैसे ही 900 देगा और उसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसको जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए थी वो उसको मिल जाएगी। अच्छा, अब यूँ है कि उसने दूसरी बात ये की है कि द कंपनी हैज़ रेगुलर टाइम कैपेसिटी ऑफ 800 यूनिट्स पर मंथ एंड ओवर टाइम कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट्स पर मंथ। अब उसने कहा है कि जो कंपनी जो है वो दो तरह से काम करती है, अपने मुलाजमीन से काम लेती है, ये एक तो रेगुलर टाइम में और दूसरा ओवर टाइम में। अब जो रेगुलर टाइम की जो उसकी कैपेसिटी है वो 800 यूनिट्स या 800 बाल पॉइंट्स बनाते हैं पर मंथ, और ओवर टाइम की जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, 200 यूनिट्स पर मंथ। अच्छा, अब तीसरी जो उसने बात की है, उसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ रेगुलर टाइम प्रोडक्शन इज ₹20 पर यूनिट। यानी जो रेगुलर टाइम में जो बाल पॉइंट्स बनते हैं उनमें एक की जो कीमत है या एक की कॉस्ट जो है वो कितनी है, ₹20 फी बाल पॉइंट, और जो ओवर टाइम में जो बाल पॉइंट बनते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो क्या है, ₹25 पर यूनिट। अच्छा, द कंपनी कैन कैरी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा गौर से समझिएगा। उसने कहा है कि द कंपनी कैन कैरी इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड द कैरिंग कॉस्ट इज ₹3 पर यूनिट पर मंथ। यानी फर्ज किया कैरिंग या इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब ये है कि फर्ज किया मिसाल के तौर पे कंपनी ने एक महीने में बाल पॉइंट बना लिए 1000 या 1000 से ज्यादा या 2000 बाल पॉइंट बना लिए। अब उसने पहले महीने में 1000 तो उसने दे दिए, ठीक है जी। अब फर्ज किया उसने 1000 नहीं बल्कि हम यूं कह लेते हैं कि उसने 1200 बाल पॉइंट बनाए थे। अब उसने जो 1200 बाल पॉइंट बनाए थे, अब पहले महीने में उसने सिर्फ कितने देने थे, 1000 देने थे, यानी कि कम जो लेने वाला है उसने 1000 से ज्यादा नहीं लेने, उसने 1000 बाल पॉइंट ले लिए। अब जो कंपनी ने जो एक्स्ट्रा बाल पॉइंट 200 बनाए थे वो उसको क्या करेगा, अपने स्टोर में रख लेगा या इन्वेंट्री में रख लेगा। अब जाहिर सी बात है जब स्टोर में रखेगा या इन्वेंट्री में रखेगा तो उसके लिए उसको या तो कोई जगह का खर्चा देना पड़ेगा या बिजली का खर्चा देना पड़ेगा या कोई उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड या कुछ और ऐसे जो लवाजमात हैं जिनको पूरा करने के लिए उसने इन्वेंट्री कॉस्ट बनाई है। इन्वेंट्री कॉस्ट यानी एक यूनिट के लिए उसने कहा है कि ₹3 एक यूनिट पर मंथ, यानी अगर एक यूनिट पूरा महीना उसको रिटेन करता है तो उसके लिए उस पे जो खर्चा आता है वो ₹3 फी यूनिट आता है। तो वो भी उसने कहा है कि इसको भी जहन में रखना है। और आखिरी बात यह है कि द डिमांड हैज टू बी मेट एवरी मंथ एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज। उसने कहा है कि हर महीने जितनी भी मतलूबा डिमांड है, यानी कि जैसे पहले महीने में 1000, दूसरे महीने में 800, तीसरे महीने में 1200 और आखिरी चौथे महीने में 900 पूरी करके ख़त्म कर देने। और कॉस्ट जो है उसने कहा कि इस तरह से हो कि कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो ये हमारा जो है ये मेन आज प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम है जिसको हमने क्या करना है, फार्मूलेट करना है। आप सबसे पहले इसको क्या कर लें, राइट कर लें, और राइट करने के बाद फिर इसको हम फार्मूलेट करते हैं। ठीक है जी, मैं अभी इसको फार्मूलेट कर रहा हूँ।
हमने लास्ट लेक्चर में ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम डिसीजन वेरिएबल की सिलेक्शन करेंगे और डिसीजन वेरिएबल की सिलेक्शन करने के बाद फिर हम उसको उसकी कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और इनको हम लिखेंगे। अब जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि कंपनी जो है वो दो तरह के मोड में काम करती है, एक रेगुलर टाइम में और एक ओवर टाइम में। तो हम दो तरह के वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक ऐसा वेरिएबल जो कि रेगुलर टाइम को शो करेगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो किसको, ओवर टाइम को शो करेगा। कि हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वी डिफाइन टू वेरिएबल्स से xj and yj, where xj denotes the production of units in regular time capacity, and yj denotes the production of units in overtime capacity, and let ij be the inventory made for 3 months। अब देखें, बेसिकली हमारे पास जो महीने थे, 4 महीनों में हमने प्रोडक्शन देनी थी, लेकिन हम इन्वेंट्री जो है वो 3 महीनों तक बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम चौथे महीने में भी इन्वेंट्री बना बैठे, यानी एक्सेस माल बना बैठे, तो वो जो है माल हमारा क्या जाएगा, ज़ाया जाएगा। वो लेने वाले ने बस 4 महीने तक जितनी उसकी कैपेसिटी थी आखिरी महीने की, वो लेके वो उसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देने। तो हमारी कोशिश यही होगी कि इन्वेंट्री जो है वो कम से कम बने, और इन्वेंट्री कम से कम बनने के लिए यानी कि 3 मंथ तक हम इन्वेंट्री बनाएं। चौथे महीने में अगर हम इन्वेंट्री डालते हैं तो वो हमारी किस में चली जाएगी, नुकसान में जाएगी। तो वो लेने वाला बाद में कब ले इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि इन्वेंट्री जो है वो 3 मंथ तक बना सकते हैं। चौथे महीने में अगर इन्वेंट्री बनाई तो वो माल हमारा क्या जाएगा, ज़ाया जाएगा। क्या करना है, अब हमने डिसीजन वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लिए। 3 डिसीजन वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, एक एक्स जे, एक वाई जे और एक आई जे। एक्स जे जो है वो रेगुलर टाइम प्रोडक्शन है यूनिट्स की, और वाई जे जो है वो ओवर टाइम, और आई जे जो है वो 3 मंथ की जो है वो क्या है, इन्वेंट्री है। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने डिसीजन वेरिएबल्स की सिलेक्शन करनी है, और डिसीजन वेरिएबल्स की सिलेक्शन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या जिसको हम z फंक्शन बोलते थे, वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि z फंक्शन जो है वो क्या था, कॉस्ट फंक्शन था, तो इसको हम कॉस्ट z, और कॉस्ट जो है वो उसने हमें बताई हुई है कि वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमाइज भी लिखते हैं इसको, MIN भी लिख देते हैं, या पूरा मिनिमाइज लिख दें, या ये यूं भी लिख सकते हैं हम इसको, मिनिमाइज z इज इक्वल टू। अब हमने z फंक्शन को क्या लिखना है, और z फंक्शन जो है ये क्या है हमारा, ये कॉस्ट फंक्शन है। ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन। इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब हमने जो डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट किए थे, उन डिसीजन वेरिएबल्स को हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखना है। और किस तरह से लिखना है, हमें उसने सवाल में कहा था कि जो रेगुलर टाइम में जो बनता है जो माल, उसकी कॉस्ट जो है वो क्या है, 20 रुपये पर यूनिट है। 20 रुपये पर यूनिट, यानी 20 रुपये पर यूनिट का मतलब, यानी हम ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जो रेगुलर टाइम में पहले महीने भी काम होगा, दूसरे महीने भी होगा, तीसरे महीने भी होगा, और चौथे महीने भी होगा। तो लाजमन यानी I इज इक्वल टू 1 to 4 XJ, यानी कि ये जितनी भी रेगुलर टाइम में प्रोडक्शन होगी उसका हर यूनिट जो है वो कितने का बिकेगा, 20 रुपए का प्लस। और उसने हमें क्या कहा था, 25 रुपए जो है हर यूनिट बिकेगा
जो किस में बनेगा, ये J इज इक्वल टू 1 to 4, 25 रुपए में, और वो क्या होगा YJ, यानी कि ओवर टाइम में जितना भी यूनिट बनेगा 4 महीनों में वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 25 रुपए से। और इन्वेंट्री कॉस्ट जो थी वो 3 महीनों पे थी, और उसकी हर महीने की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3 रुपए थी, और वो हमारे पास कहाँ तक जाएगी, J इज इक्वल टू 1 to 3IJ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है या इन्वेंट्री जो है वो हम सिर्फ 3 महीने तक बनाएंगे। अगर हम चौथे महीने भी इन्वेंट्री बना बैठे तो फिर वो हमारी क्या जाएगी, जाया जाएगी। वो यानी माल उसने लेना नहीं, वो ऐसे हमारी उसमें गोदाम में या जहाँ पे भी है स्टोर वहाँ पे पड़ी रहेगी। तो ये सबसे पहले हमने क्या बना लिया, कॉस्ट फंक्शन, या जिसको हम मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन बोल रहे हैं। इसको फिर देख लें कि XJ जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, रेगुलर टाइम में जो प्रोडक्शन हो रही है वो किससे ज़रब हो रही है, 20 से, और जो ओवर टाइम में प्रोडक्शन हो रही है 4 महीनों में वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 25 से। और जो इन्वेंट्री कॉस्ट जो बन रही है, जो इन्वेंट्री बन रही है 3 महीनों में इन्वेंट्री बनेगी यानी बन सकती है, वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। ठीक है जी। अब हमने पहले नंबर पे डिसीजन वेरिएबल्स की सिलेक्शन की, दूसरे नंबर पे हमने z फंक्शन बनाया। अब हमने क्या बनानी है, कंस्ट्रेंट्स बनानी है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अब कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। हमें बताया था कि पहले महीने में जो उसने प्रोडक्शन देनी है वो कितनी देनी है, 1000 देनी है। दूसरे महीने में कितने देनी है, 800 देनी है। तीसरे महीने में 1200 देनी है, और चौथे महीने में कितनी देनी है, 900। यानी पहले महीने में उसने जो यूनिट्स देने हैं, सप्लाई देनी है वो 800, दूसरे में पहले महीने में 1000, दूसरे में 800, तीसरे में 1200, और चौथे महीने में 900 यूनिट्स दे के, और यानी उसके साथ उसका यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अब 4 महीनों में प्रोडक्शन होनी है, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है कि देखिए पहले महीने में जो रेगुलर टाइम में प्रोडक्शन हुई उसको हमने किससे जाहिर किया, X1 से, प्लस जाहिर सी बात है ओवर टाइम में भी प्रोडक्शन हुई होगी पहले महीने में, यानी X1 का मतलब प्रोडक्शन इन रेगुलर कैपेसिटी इन फर्स्ट मंथ, Y1 मीन्स के प्रोडक्शन इन ओवर टाइम कैपेसिटी फॉर फर्स्ट मंथ। ठीक है। तो जो पहले महीने में हो रही है, अब जाहिर सी बात है हमें देने थे कितने, 1000। अब हमने 1000 तो बना लिए, और प्लस I1 यानी कि हम 1000 से एक्सेस बना बैठे, फर्ज किया 1200 बना बैठे, 1000 हमने दे दिया। बाकी I1 जो है यानी I1 इन्वेंट्री यानी कि जो पहले महीने में हम ज्यादा माल बना बैठे वो दूसरे महीने की उसमें प्रोडक्शन में हम एडजस्ट करके उसको सप्लाई देंगे। अब जब दूसरे महीने में हम आएंगे तो दूसरे महीने में आने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, I1 उसमें लेके जाना पड़ेगा, प्लस X2 प्लस Y2, और X2 प्लस Y2 दूसरे महीने में हमने प्रोडक्शन कितनी देनी थी, 800 देनी थी। तो वो 800 तो हमने दे दी, और अगली इन्वेंट्री भी बना बैठे हम, यानी पहले महीने में हमने I1 200 ज्यादा बनाए, दूसरे महीने में हमने I2 ज्यादा बनाए। अब ये क्या होगा कि I2 जो है, I2 नेक्स्ट मंथ में क्या चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और वो किस तरह से, I2 प्लस X3 प्लस Y3। अब तीसरे महीने में हमने कितनी प्रोडक्शन देनी थी, 1200, यानी 1200 दी, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सेस भी माल बना बैठे। अब जब ये एक्सेस बना, अब हम इस एक्सेस माल को कहाँ लेके आएंगे, I3 प्लस X4 प्लस Y4 इज इक्वल टू, अब आखिरी महीने में हमने सप्लाई कितनी देनी थी, 900 देनी थी। अब हमने ये पूरी की पूरी 900, अगर यहाँ पे भी हम इन्वेंट्री बना बैठे तो वो हमारा जो है माल जो है वो क्या जाएगा, जाया जाएगा। और जो हमारी अगली जो कंस्ट्रेंट बनेगी वो क्या होगी, XJ ग्रेटर, सॉरी XJ जो है हम ज्यादा से ज्यादा रेगुलर टाइम में कितना माल बना सकते थे, 800, और YJ जो है वो हम कितना बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200। तो आपने ये देखा कि इसमें हमने कितने वेरिएबल्स यूज किए, यानी देखें चार वेरिएबल इसमें यूज हो गए, 4 वेरिएबल इसमें, यानी कि पहले महीने
से लेके चौथे महीने तक, 4 ये 4 ये, 8 वेरिएबल। ठीक है जी। 8 वेरिएबल के बाद हमारे पास एक I1, एक I2 और एक I3, यानी कि हमारे पास टोटल जो डिसीजन वेरिएबल्स जो हुए या वेरिएबल्स की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी हो गई, 11। ठीक है जी, 11 वेरिएबल्स हो गए ना, सॉरी 11 कंस्ट्रेंट्स हो गई हमारे पास, 11 कंस्ट्रेंट्स, बल्कि 11 कंस्ट्रेंट्स, 12 कंस्ट्रेंट्स होंगी और 11 डिसीजन वेरिएबल्स, 11 वेरिएबल्स हुए हमारे पास और 12 जो हैं वो हमारे पास क्या हुई हैं, कंस्ट्रेंट्स हुई हैं। कैसे, 4 4 8 9 10 11 और ये 12, ये देखें 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 8 9 10 11 12, तो 11 हमारे पास वेरिएबल्स हुए। वेरिएबल्स 11 कैसे, 4 XJ के, 4 YJ के, 8 और 3 इन्वेंट्रियों की, यानी 11 वेरिएबल्स और 12 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसा मॉडल जिसमें डिसीजन वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा होगी वो कोई इतना अच्छा मॉडल नहीं होता। तो हमेशा बेटर मॉडलिंग के लिए ज़रूरी है कि डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो कम से कम हो, या डिसीजन वेरिएबल्स या ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है, उनकी तादाद जो है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो इस मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास 11 वेरिएबल्स और 12 कंस्ट्रेंट्स बनी। हम इन 11 वेरिएबल्स को रिड्यूस अगर करना चाहें तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखें, प्रोडक्शन जो है वो ओवर टाइम में भी होनी है और रेगुलर टाइम में भी होनी है, दोनों टाइम में होनी है। अब इन्वेंट्री जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हम ना बनाएं। हम ये चाहते हैं कि हम इन्वेंट्री बने ही ना, यानी उतना माल बनाएं जितना हमारा खप जाए या जितना हम उसको दे दें। अब हमने ये देखा था कि पहले महीने में हमने कितने देने थे यूनिट्स, 1000 यूनिट, यानी कि उसकी डिमांड जो थी वो कितनी थी, 1000। दूसरे में कितनी थी, 800, और तीसरे में 1200 और चौथे में 900। अगर हम ये देखते हैं कि इस कंस्ट्रेंट में हम I1 को अगर हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जितने भी आईज हैं इनको हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें, तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस कंस्ट्रेंट को देखते हैं कि पहले महीने में जो प्रोडक्शन हुई, पहले महीने में जो प्रोडक्शन हुई वो क्या थी, X1 प्लस Y1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1000, यानी कि हम पहले महीने में हमने जो माल देना था वो कितना था, 1000 देना था, और हमने फर्ज किया उसको 1000 या 1000 से कुछ थोड़ा ज्यादा बना बैठे पहला महीना। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि अगर I1 को हम देखें तो I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से क्या निकल सकती है, अगर आप देखें यहाँ से I1 की वैल्यू वो क्या हो सकती है, X1 प्लस Y1 माइनस 1000 इज इक्वल टू I1। ठीक है जी, ये क्या है, I1 की वैल्यू। हमने यहाँ से 1000 को इधर शिफ्ट कर दें तो I1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब जो I1 की वैल्यू जो है, जो दूसरी महीने की जो कंस्ट्रेंट बनाई थी हमने, जो दूसरी महीने की प्रोडक्शन थी, यहाँ पे हम I1 की क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। इस जगह पे हम क्या रख देते हैं, I1 की वैल्यू। अब I1 की वैल्यू ये हमारी पहली कंस्ट्रेंट हो गई। अब दूसरी इसमें आ रही है, तो I1 की जगह हमने क्या लिख दिया जी, X1 प्लस Y1 माइनस 1000 और प्लस X2 प्लस Y2, और ये प्रोडक्शन बनेगी कितनी, 800 या 800 से ज़्यादा। ठीक है, फिर इसको देख लें, यानी हमने ये वाली कंस्ट्रेंट ली, ये वाली, इसमें हमने I1 की वैल्यू जो यहाँ से निकाली हमने वो यहाँ पे पुट कर दी। जो यहाँ पे I1 की वैल्यू निकली थी वो क्या थी, X1 प्लस Y1 माइनस 1000, ये 1000 को इधर शिफ्ट किया, और इसी में हमने अब I2 की इक्वलिटी वो करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि वो 800 या 800 से ज्यादा। अब नेक्स्ट जो आएगी उसमें हमने क्या करना है, I2 की वैल्यू को निकालना है। अब I2 की जो वैल्यू है, I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 800 को इधर शिफ्ट करेंगे।
जब 800 इधर शिफ्ट होगा तो I1 ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था, x1 प्लस y1 माइनस 1000, तो माइनस 1000 और ये माइनस 800 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस 1800। और ये कैसे हम लिखेंगे, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 x2 प्लस x1 y1, ये आ गया हमारा y2, ये आ गया हमारा x3 प्लस y3 माइनस 1800, यानी माइनस 1000 पहले था, माइनस 800, और ये आ गया जी 1200, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1200। ये हमारे पास क्या आ गई, तीसरे महीने की कंस्ट्रेंट। अब हमने जो चौथे महीने की लगानी है, अब चौथे महीने में हमने क्या करना है कि I2 भी हमने फिक्स कर दिया। अब I3 की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। I3 की वैल्यू निकालने के लिए ये 1200 जो है ये क्या आएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो I2 हमारे पास ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ है, I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो हमने यहाँ से निकाली थी। अब इसी तरह से जो चौथे महीने की हमारी जो कंस्ट्रेंट आ रही है वो क्या होगी जी, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3 प्लस x4 प्लस y4। अब देखिए माइनस 1800 ऑलरेडी हो गया, ठीक है जी। अब माइनस 1800, अब ये 1200 जब इधर आएगा तो माइनस 1800 और माइनस 1200 क्या हो जाएगा, माइनस 3000, और ये क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर आर इक्वल टू 900। और जैसे ये 900 कंप्लीट होगा तो हमारा जो है मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर अगर फर्ज किया माइनस 3000 हम नहीं लिखते, अगर हम माइनस 3000 यहाँ पे नहीं लिखते और यहाँ पे अगली कंस्ट्रेंट को हम इक्वलिटी की फॉर्म में बना देते हैं, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब कि अगर हम I4 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, I4 अगर ऐड हो गया तो फिर ये ग्रेटर की बात आ जाएगी, और अगर I4 ऐड नहीं होगा तो फिर हम क्या आ जाएगा, इक्वलिटी में आ जाएगा। और इक्वलिटी में हम कैसे लिखेंगे इसको, यानी ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3900, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 इक्वलिटी। अगर हम I4 ऐड करेंगे, I4 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, इक्वलिटी बनेगी। और अगर हम I4 को ऐड नहीं करते तो फिर हमारे पास ये इक्वलिटी नहीं, बल्कि फिर हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 900, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम इस वक्त क्या लगा रहे हैं, क्योंकि हम I4 को ऐड तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 900, और हमारे पास अब देखें वेरिएबल वही xj लेस आर इक्वल टू 800 और yj लेस आर इक्वल टू 200। यानी अब देखिए हमारे पास 4 वेरिएबल हमारे पास ये हो गए, 4 वेरिएबल ये हो गए, ठीक है जी। और बाकी अब हमारे पास वेरिएबल जो है वो कितने रह गए, 8 रह गए। हमने 3 वेरिएबल जो I1 वाले थे वो क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए। अब सिमिलरली इसी तरह से हमने इसी z फंक्शन में जो है वैल्यूज को पुट करना है। अब z फंक्शन में वैल्यूज को पुट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए कि I1 की क्या वैल्यू आई थी, I2 की क्या वैल्यू आई थी और I3 की क्या वैल्यू आई थी, वो हम इस z फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे हमने I1 की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ से, x1 प्लस y1 माइनस 1000। अब सिमिलरली I2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो I1 की जगह क्या लिखेंगे, x1 प्लस y1 माइनस 1000 प्लस x2 प्लस y2, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 800। और ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, I2 की। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, I2, या I2 हम इधर लिख लेते हैं I2, ठीक है जी। अब सेम इसी तरह से I3 की जब वैल्यू लिखेंगे तो I3 क्या लिखेंगे जी, हमारे पास I2 की ऑलरेडी वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे जी, x1 प्लस y1
ये हो जाएगा प्लस x2 प्लस y2 माइनस 1800, ये माइनस 1000 माइनस 800 और ये माइनस 1200 इधर आ जाएगा। ये माइनस 1200 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा I3। अब हमने 3 इंटू I1, 3 इंटू I2, 3 इंटू I3 ये लिखनी है। और इसको किस तरह से लिखना है ये देखते हैं जी हम। z फंक्शन ये हमारे पास, अब ये जो ये बना है मॉडल, ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स हो गई हैं ये वाली हमारे पास। और अब हम इस z फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। किस तरह से, यानी z इज इक्वल टू, और z क्या है, मिनिमाइज फंक्शन है। z इज इक्वल टू 20 इंटू समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4 xj प्लस 25 समेशन j इज इक्वल टू 1 to 4 yj प्लस 3 इंटू I1। अब I1 की जगह हम क्या लिखेंगे जी, x1 प्लस y1 माइनस 1000 प्लस 3 इंटू, अब I2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी। I2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे जी, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 माइनस 1800 प्लस, अब हमने ये I1 की वैल्यू, ये I1, ये हमारे पास क्या आ गया I2, और अब हमारे पास जो I3 आएगा प्लस 3 इंटू I3 हमने क्या निकाला था, ये I3 था यहाँ पे, वो क्या था जी, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3 प्लस y3, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस x3 प्लस y3 भी आएगा, प्लस x3 प्लस y3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3000, और ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन जाएंगी, कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। ठीक है जी। अगर हम फर्ज किया I4 भी ऐड करते हैं, अगर हम I4 भी ऐड करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक और हमारे पास वो बन जाएगा, जो कि क्या होगा, 3 इंटू x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 3900 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 900 जो है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस 3900। तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया, ये वाला z फंक्शन, और ये z फंक्शन, और ये हमारे पास क्या आ गई, कंस्ट्रेंट्स आ गई। ठीक है जी। तो जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम था, उसको हमने इस तरह से फार्मूलेट किया कि हमारे पास पहले जो हमने फार्मूलेशन की उसमें हमारे पास 11 जो हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स आ रहे थे, और 12 हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आ रही थी। दूसरी हमने जब उसको और मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास जो 3 डिसीजन वेरिएबल्स जो इन्वेंट्री वाले थे, वो हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। उन एलिमिनेट होने से ये फ़ायदा हुआ कि जो डिसीजन वेरिएबल्स थे उनकी तादाद 8 रह गई, और जो कंस्ट्रेंट्स थी वो हमारे पास एज इट इज़ 12 रह गई। देखिए 12 कैसे, 4 इसमें 4 इसमें, ये 8 हो गए, ये 9 10 11 और ये 12। और डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हो गए, 4 ये हैं और 4 ये। अब यानी कि हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो 8 हैं, और कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितनी है, 12 है। तो ये मॉडल जो है ये निस्बतन पिछले जो हमने अभी डिज़ाइन किया था, जो मॉडल बनाया था जिसमें 11 वेरिएबल्स और 12 कंस्ट्रेंट्स थी, उससे ये बेहतर मॉडल है। तो ये दूसरी एग्जांपल थी हमारी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम। और इस प्रोडक्शन प्लानिंग प्रॉब्लम को देखते हुए आपने बुक में, हमदे ताहा की बुक में जो रेडी मिक्स प्रॉब्लम है उसको आपने देखना है, समझना है, और उसकी इसी तरह से आपने फार्मूलेशन करनी है। शुक्रिया।